किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि तू छोड़ रहा है तो इसमें तेरी खता क्या है। तू छोड़ रहा है तो इसमें तेरी खता क्या है। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। और आज है अपना कक्षा 12 जो आरोह है भाग 2 पुस्तक हमने प्रारंभ की है, उसका तीसरा अध्याय कुंवर नारायण साहब का। कुंवर नारायण साहब की 2 रचनाओं को इस अध्याय के अंदर हम देखेंगे। आप तमाम साथियों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। अपने इस चैनल पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम जो करवाया जा रहा है, और क्या कुछ करवा दिया प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 4850 से ज़्यादा के तकरीबन जो लोग जुड़े हुए हैं, उसी टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए, कवि आदि गणेश हिंदी। चलिए प्रारंभ करते हैं कुंवर नारायण साहब को परिचय देखते हैं। कुंवर नारायण अपने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है साहित्य के अंदर, तो इनका सवाल है जो बन सकता है, बन सकता क्या, बनेगा ही बनेगा। जन्म होता है साहब 19 सितंबर सन 1927 को, उत्तर प्रदेश। 19 सितंबर 1927 को जन्म होता है कुंवर नारायण साहब का, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाओं में बात करें हम तो चक्रव्यूह 1956। चक्रव्यूह का समय क्या, 1956, जरूर ध्यान में रखिएगा इसका। परिवेश हम तुम, पूछी गई है रचना, परिवेश हम तुम। अपने सामने और कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सभी के सभी क्या है, काव्य संग्रह। आसानी से याद हो जाएंगे कि चक्रव्यूह के परिवेश में हम तुम हैं, चक्रव्यूह के परिवेश में हम तुम हैं, और अपने सामने कोई दूसरा नहीं है इन दिनों, और अपने सामने कोई दूसरा नहीं है इन दिनों, ये सभी के सभी क्या है, इनके काव्य संग्रह हैं। वहीं आत्मजयी, ये इनका एक प्रबंध काव्य है, ये कई बार पूछा गया सवाल। आत्मजयी ध्यान में रखना, देखो प्रबंध काव्य है ये। 3 चीजें हैं, एक तो आत्म परिचय आता है, आत्म परिचय ये हमने हरिवंश राय बच्चन साहब वाला पढ़ा था। एक आत्मकथ्य आता है, ये किसका है उस पार्ट में आया था, कमेंट करके बताइएगा। और एक आत्मजयी, तो ये सारे नाम मिलते जुलते हैं, तो जरूर ध्यान में रखना आत्म परिचय किसका है अपने, आत्मकथ्य रचना किसकी, और आत्मजयी किसके। तो आत्मजयी प्रबंध काव्य है साहब कुंवर नारायण का, आत्मजयी शीर्षक से। ठीक है, तीनों को ध्यान में रखना, और तीनों ही महत्वपूर्ण है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है एक, आकारों के आसपास। आकारों के आसपास कहानी संग्रह किसका है, कुंवर नारायण साहब का। किसका है, कुंवर नारायण साहब का। आगे देखिए, आज और आज से पहले, ये क्या है, एक समीक्षा कृति है इनकी। आज और आज से पहले, आज की बात करते हैं और आज से पहले की बात, दोनों क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो ये क्या होगी, समीक्षा कृति है इनकी, आज और आज से पहले। और मेरे साक्षात्कार सामान्य। ठीक, पुरस्कारों की हम बात की जाए नारायण साहब के, तो प्रमुख पुरस्कारों में साहब साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है इनको, कुमारन आशान पुरस्कार से भी नवाजा गया है, व्यास सम्मान भी मिला है, प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला है, लोहिया सम्मान भी मिला है, कबीर सम्मान भी मिला, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। देखिए साथियों, मैंने एक बार पहले भी कहा था आपको कि किस रचना पर किन किन को ज्ञानपीठ मिला है और किन किन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन दोनों का मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको एक साथ सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, पंक्तियां आती है पाठ में कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ध्यान में रखना पंक्ति को, बहुत महत्वपूर्ण है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। 2 सवाल बन जाएंगे इस पंक्ति से। पहली कि कुंवर नारायण साहब ने किस सन के लगभग है जो अपना काव्य लेखन की शुरुआत की थी, 1940 के आसपास, 1950, 1960, 1955, तो 1950 के लगभग, पहली बात। दूसरा, गर्द से ढकी हर किताब खोलने की बात कौन कहता है,
कुंवर नारायण हो गए, प्रेमचंद हो गए, महादेव वर्मा हो गए, इस तरह से विकल्प दे दिया। तो सीधी सीधी लाइन दी हुई है यहाँ पर कि गर्द से ढकी हुई पुरानी किताब खोलने की बात करने वाले कौन? कुंवर नारायण। तो ये कौन कहते हैं? कुंवर नारायण साहब कहते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा बन सकता है। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, सिनेमा तथा अन्य जो कलाएं हैं उन पर है जो समीक्षाएं भी की। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। कविता उनके सर्वोपरि रही। यही अपने जीवन में होना चाहिए। अपने को 8-10 काम नहीं करना चाहिए। 8-10 काम करते भी हो तो सबसे जो प्रमुख काम, प्राथमिक जो काम है आपका, जो लक्ष्य की ओर सबसे पहले सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, उसको रखना है आपको। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी जो कविताएं हैं वो लेने लग गई। अब प्रबंध काव्य की जगह लंबी कविताएं लेने लगी, वो दावेदारी करने लगी उसके जगह। तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा है जो प्राप्त की। आलोचक क्या मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपन है और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। ये पंक्तियां किसके लिए आई है? कुंवर नारायण साहब के। आलोचक कहते हैं, जरूर ध्यान में रखना, नोट कर लीजिएगा इस कथन को। कुंवर नारायण के विषय में आलोचक क्या कहते हैं कि कविता में व्यर्थ का उलझाव जो होता है, अखबारी जो सतहीपन होता है और व्यवहारिक वैचारिक धुंध जो होती है, उसके बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है, वो देखने को मिलता है कुंवर नारायण की रचनाओं में, कविताओं में। उनमें यथार्थ का, भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं और उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। बिल्कुल यथार्थ बात है जो करते हैं, जायज बात करते हैं, और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। और इसीलिए संशय, सभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। तो ध्यान में रखना, संशय, सभ्रम, प्रश्नाकुलता किनकी कविता के बीज शब्द है? तो ध्यान में रखना साहब, कुंवर अपने नारायण साहब। किसकी? कुंवर नारायण साहब। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। देखिए साहब, कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि। ये सवाल कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए साहब, अंडरलाइन कर लीजिए कि नागर संवेदना का कवि कौन? कुंवर नारायण। नागर संवेदना का कवि कौन? कुंवर नारायण। नारायण और नागर, नारायण नागर है, ठीक है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ, वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में जो पढ़ी जा सकती है। मतलब नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा ये जो चलती रहती है, दुष्कर्म वगैरह, इनके प्रति इनकी गहरी संवेदना है और वो संवेदना इनके हृदय के अंदर उमड़ती रहती है, और वही है जो फिर इनकी रचनाओं में जो प्रकट होती है, देखने को मिलती है। ये जो कविताएं हैं, जो पाठ है, उसके संदर्भ में देखते हैं। यहाँ से जरूर सवाल पूछा गया, पहले भी ध्यान में रखना। यहाँ पर यानी इस अध्याय में कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा था। पहली कविता है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने किनकी है? कुंवर नारायण की। एक सवाल तो सीधा बन गया। और जो इन दिनों संग्रह से ली गई, दूसरा सवाल ये बन गया, ये सवाल पूछा गया पहले, एक बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में आया है कि कविता के बहाने किस संग्रह से ली गई है। तो कविता के बहाने जो कविता है, रचना है, वो इन दिनों संग्रह से है जो ली गई है। और आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है कि कविता क्या है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व है जो नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का है जो एक अवसर देती है। और कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। तो कविता के बहाने किसकी यात्रा है? कविता के बहाने एक यात्रा है किसकी? जो चिड़िया के माध्यम से यहाँ पर बताता है, फूल को लेकर बताता है और बच्चे को लेकर है जो बताता। आगे हम कविता में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यात्रा चलती है। कविता पहले चिड़िया के रूप में दर्शाते कि चिड़िया कैसे कैसे क्या, फिर फूल को लेकर बताते हैं कविता के संदर्भ, फिर बच्चे को लेकर। एक और तो प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा।
कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है क्या होना है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है साहब, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन जो है खुद ब खुद टूट जाते हैं। क्रिएटिविटी जहाँ पर होगी, कुछ नया जहाँ पर होगा, वो अपना ही नया सृजन करती है कविता। फिर वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय ही क्यों न हो साहब। दूसरी जो कविता है यहाँ पर नारायण साहब की, कुंवर नारायण साहब की, बात सिद्धि थी पर। बात सिद्धि थी पर पहला सवाल कुंवर नारायण साहब के किस संग्रह से ली गई है, तो ये भी ध्यान रखना, कोई दूसरा नहीं। बात सिद्धि थी पर किस संग्रह से ली गई, कोई दूसरा नहीं संग्रह में जो संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकरते हुए भाषा की सहजता की बात है जो की गई कि सहज भाषा में कविता रचनी चाहिए, जो हम कविता में पढ़ेंगे आगे समझेंगे। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जिस हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, पेंच होता है जो दीवार में कसते हैं, उसके लिए एक खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन शब्द के भी अपने अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। अतरंगी मेल से कविता चमत्कारिक हो सकती है, लेकिन सही स्पष्ट बात जो मारक बात है, लोगों के दिल तक है, जो नहीं पहुंच सकती। लेकिन सही जगह सही बात को सही शब्दों में पिरो कर कहा जाए तो वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। वही इस कविता में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ है जो हो जाता है। जब कोई चीज़ बात बढ़िया होनी होती है हो जाती है, ज़बरदस्ती प्रयास करने से नहीं होती। तो ये दो रचनाएं हैं जिनमें अपनी पहली जो कविता है, कविता के बहाने, इसको देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। ये थी अपनी पहली कविता। इसको समझते हैं। देखिए, प्रथम जो पंक्तियां हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कवि क्या बताता है यहाँ पर, जैसे कि पहले प्रसंग में हमने देख लिया, संदर्भ में पाठों के क्या है। तो पहले ये कविता के बारे में जो बताता है अपने कुंवर नारायण साहब कवि, जो बताता है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता क्या होती है कि कल्पना की उड़ान होती है, मन को प्रसन्न करने वाली, मोहने वाली उड़ान होती है। और वह चिड़िया की उड़ान को देखकर, जिस तरीके से चिड़िया उड़ती है, जिस तरीके से चिड़िया उड़ती है, इधर उधर चलती है, तो उसी तरीके से चिड़िया की उड़ान को देखकर कवि के मन में नई नई कल्पनाएं है जो आती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है। यहाँ पर जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है, कविता उड़ान भरती है चिड़िया के बहाने, जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है उसी प्रकार भी कविता स्वयं उड़ान भरती है। और उसमें नए नए भाव और नए नए विचार है जो आते रहते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब जो कविता की उड़ान है ना, उसको चिड़िया नहीं समझ सकती कभी भी, क्योंकि कविता की जो उड़ान होती है वो असीमित होती है। कवि कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कल्पना कर सकता है। लेकिन जो चिड़िया की उड़ान है, वो चिड़िया जो है कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। चिड़िया की उड़ान क्या है, सीमित है। कविता की उड़ान तो असीमित है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। जहां न पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि, कहा जाता है ना। तो कविता की उड़ान तो असीमित है, तो चिड़िया की उड़ान क्या है, एक सीमा में होती है। तो हम कह सकते हैं कि कविता की उड़ान का और छोर नहीं है कोई, तो चिड़िया इसका और छोर है जो नहीं जान पाती है।
तो कविता की उड़ान क्या है? असीमित, और चिड़िया की उड़ान क्या है? सीमित है। इसलिए चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान को, बाहर भीतर इस घर उस घर। जिस प्रकार चिड़िया बाहर जाती है, अंदर जाती है, इस घर जाती है, उस घर जाती है, चूं चूं करती हुई, चहचहाती हुई, उसी प्रकार से यहाँ पर कि कविता की उड़ान का कोई और छोर नहीं जान पाती चिड़िया, और चिड़िया बाहर जाती है, भीतर जाती है, इस घर उस घर आती जाती रहती है। जबकि जो कविता है उसकी उड़ान व्यापक है, वो निश्चित दायरे में नहीं रहती है। उस पर कल्पनाओं के एक क्रिएटिव सोच के, मौलिकता के नए पंख लगे रहते हैं, और वह घर से बाहर भी जाती है, घर के अंदर भी जाती है, यानी कि हर जगह जाती है। ये सीमित जगह जाती है, बाहर जाती है, अंदर जाती है, इस घर में जाती है, उस घर में जाती है। लेकिन कविता जो है कहीं भी पहुंच सकती है, उसकी उड़ान असीमित है, व्यापकता लिए हुई है। वो पूरी जगह, पूरे संसार में, सृष्टि में कहीं भी है जो विचरण कर सकती है कविता। आ गई बात समझ में? कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो बेचारी चिड़िया है ना, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कि बेचारी जो चिड़िया है वो, उसकी उड़ान सीमित है, उसकी सीमित उड़ान के कारण वो कविता के कितने पंख लगे हुए होते हैं, कविता क्या क्या कर सकती है, कहाँ कहाँ जा सकती है, वो उसको नहीं समझ पाती है। उसके मायने जो है उनको वो नहीं जान पाती है, उड़ान को नहीं जान पाती है। ठीक है, उसकी उड़ान सीमित है इसलिए वो नहीं जान पाती। सीधी सी बात यह है, आश्चर्य यह है इन पंक्तियों का कि पक्षी की उड़ान तो सीमित होती है, परंतु कविता का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, असीम होता है, अनंत होता है। तो पहला तो आपको ये ध्यान में रख लेना है, कविता के बहाने कहाँ से ली गई, वापस याद कर लो, इन दिनों से ली गई, इन दिनों से ली गई है। और यहाँ पर यह सवाल ध्यान में रखना महत्वपूर्ण, कविता के पंख लगाकर उड़ने में जो आई है पंक्ति, कविता के पंख लगाकर उड़ने में, यहां पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण तथा रूपक अलंकार है जो हो जाएगा साहब। आ गई बात समझ में? आगे वाली पंक्तियां देख, तो कविता चिड़िया और कविता वाला कॉम्बिनेशन दिखा दिया। अब देखिए अगला, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों के दृष्टिकोण से हम कविता देखेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखिए साहब, महकना है ना, सुगंध बिखेरना। कवि क्या कहता है, कविता इस प्रकार खिलती है या विकसित होती है, पुष्पित पल्लवित होती है, जिस प्रकार फूल विकसित और पल्लवित होता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जिस प्रकार फूल पल्लवित और पुष्पित होता है, उसी प्रकार है जो कविता खिलती है, अर्थात विकसित होती है, उसकी सृजना होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, यानी फूल की तरह भी जिस प्रकार फूलों में नए नए रंग आते हैं, अलग अलग उनके रूप आकार होता है, उसी प्रकार फूल की तरह ही कविता में भी नए नए रंग आते हैं, नए नए भाव आते हैं। कहीं प्रेम का भाव है, कहीं करुणा का भाव है, अलग अलग भाव आता है, कहीं क्रोध का भाव आ जाता है साहब, कहीं काम का भाव आ जाता है। तो उन फूलों के बहाने, उस फूलों के जैसे ही नए नए रंग कविता में देखने को मिलते हैं, सौंदर्य देखने को मिलता है, परंतु फूलों की अपनी सीमा होती है। फूलों में जो रंग है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कवि फूलों का जो रंग है उनकी लिमिटेशन है कि ये इस कलर का है तो ये उसी कलर का है। लेकिन यहाँ पर जो कविता की जो फूलों के खिलने, कविता के खिलने की जो सीमा है, कविता के भावों की जो सीमा है, वो अनंत है, असीम है, और उसको है जो फूल है जो नहीं जान सकता। और बाहर भीतर इस घर उस घर, तो और जो फूल होता है वो बाहर भीतर, इस घर में लग गया, उस घर में लग गया, इधर उधर, तो इन घर तक ही है जो उसकी सुगंध रहती है, घर तक ही वो सुगंध से है जो भर देता है। परंतु जो कविता है, परंतु जो कविता है, कविता के खिलने को है जो वो नहीं समझ पाता है। फूल कविता के खिलने को नहीं समझ पाता है, क्योंकि फूल खिलने के बाद है जो मुरझा जाता है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो फूल जो है वो तो खिलने के बाद एक समय आता है, उसकी सीमा है, तय समय काल है उसका, वो तो मुरझा जाता है। लेकिन कविता न तो मुरझाती है कभी और वो अनंत है, वो एक दो जगह प्रभाव नहीं डालती है। वो जहां पर भी उसका जिक्र होगा
वहां पर है जो वो अपना प्रभाव डालेगी, उसकी सीमाएं अनंत है। परंतु कविता है जो मुरझाती नहीं है, हमेशा महकती रहती है। यानी कि फूल का खिलना और उसका सुगंध फैलाना तो क्या है, सीमित प्रक्रिया, एक तरीके से सीमित काम है। इसके विपरीत हम कविता की बात करें तो कविता पर बाहर का, इधर उधर का, अर्थात सब जगह अपनी भाव सुर भी बिखेरती रहती है, अपनी भाव भंगिमाएं हैं जो बिखेरते रहने का मादा है उसके अंदर। वहीं जो फूल होता है वो कविता के सुगंध बिखेरने और महकने को कहाँ जान पाता है। फूल को नहीं समझ आता है कविता का रंग ये। फूल अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता की कोई सीमा नहीं होती है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ फूल के माध्यम से बताया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। आगे कवि क्या करते हैं बच्चे को लेकर और कविता को लेकर, कि कवि कहता है कि कविता बच्चे के खेल के समान है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो यहाँ पर किसके समान बताया, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो कविता को बताया गया बच्चों के खेल के समान है। कविता क्या बच्चों के खेल के समान है, सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। कवि बच्चों के खेल को देखकर ही शाब्दिक क्रीड़ा है जो करने लगता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर। जिस प्रकार से बच्चे क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, इस घर जाते हैं, उस घर जाते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उसी प्रकार जो कविता है वो क्या शाब्दिक क्रीड़ा, कवि जो है शाब्दिक क्रीड़ा करने लगता है। देखकर कवि क्या करता है, बच्चों के खेल को देखकर इधर उधर फुदकते रहते हैं, उनको देखकर शब्दों के साथ खेलने लगता है वो। इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भाव, नए नए कल्पनाएं है जो खेल है जो करता है। जैसे कि कभी बच्चा इस घर जाता है खेलने के लिए, कभी उसको बुलाता है, अरे आजा यहाँ खेलेंगे, वो खेलेंगे, तो खेलते हुए इस घर जाता है, कभी बाहर भाग जाते हैं। यानी सभी घरों में क्या समान रूप से खेलते हैं वो, और उसे अपने पराये का भेदभाव वजूद नहीं रखते। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर और सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। सब घर एक कर देने के माने यानी कि जो बच्चा होता है वो सभी घरों में क्या समान रूप से खेलता है, मतलब भेदभाव नहीं करता है किसी में। वो किसी भी घर में चला जाता है जब छोटा बच्चा होता है तो। और बच्चों के खेल में कोई सीमा का भी है जो बंधन नहीं होता। उसी प्रकार कविता होती है। कविता भी एक क्या शब्दों का खेल है। कविता भी क्या एक शब्दों का खेल है, और कवि शब्दों के माध्यम से खेलता रहता है। हृदय के जो विचार है, बाहरी जो संसार है, अपने पराये जो सभी घर है, जो मानव है, उनकी जो पीड़ाएं है, उनकी जो खुशी है, उनको व्यक्त करता रहता है। तो कभी कभी भी अमीर गरीब नहीं देखता है, कभी कभी भी जाति पाति नहीं देखता। वो अगर अमीर के दिल में पीड़ा है तो वो उसको रचना करेगा, गरीब के तो मतलब पीड़ा पीड़ा होती है साहब। उनके हृदय के अंदर जाकर उनका जो संसार है, उन सबको अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने मनोभावों को कलात्मक दृष्टि से है जो अभिव्यक्त है जो करता है, और वह सभी को समान मानकर सर्वकालिक भावों को है जो वाणी देता है। तो जिस प्रकार सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, तो जिस तरीके से बच्चे के लिए सब समान है, वो कोई भेद नहीं करता, उसी प्रकार कविता भी कोई है जो भेद नहीं करती है। ठीक है, और तो ये हो गई अपनी कविता के बहाने। और दूसरी रचना बात सीधी थी पर, ये कविता है जो हम कल पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या है जो कल देखेंगे हम। आज कविता के बहाने एक रचना देखिए, इनका अपने नारायण साहब का परिचय देखा है। कवि समझ में आया पाठ, एक एक चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। पढ़ाई को लेकर बहुत साथी कंफ्यूज रहते हैं, डिमोटिव रहते हैं, कैसे क्या करें, तो उन साथियों को मैं बता दूं, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़, दूसरा यूट्यूब चैनल क्या है, आदि की आवाज़ नाम से है। उस पर जाइए, बहुत सारे पढ़ाई के संबंधित किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किस प्रकार टाइम टेबल बना के चलना चाहिए, तो उस आदि की आवाज़ पर जाओ, और वहाँ मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ मैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, देखो आपको यकीनन ऊर्जा मिलेगी, यकीन एक रास्ता मिलेगा। फिर मिलता।